कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो कि सामने लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर द लिविंग डेड कॉर्प्स के टूर्नामेंट को देख रहा था और साथ में उसके पूल प्राइस पर भी जो कि 3 मिलियन वॉन होते हैं। मगर इस टूर्नामेंट को जीतने के तरीके से ज्यादा उसे उस पैसों में मतलब है क्योंकि वो अपने लिए कुछ लेना चाहता है। तभी उसको पीछे से कोई आवाज लगाता है जो कि उसका दोस्त है। वो पूछने लगा कि वो क्या देख रहा है, मगर वो बताने से इतराता है, लेकिन उसका दोस्त पीछे लगे हुए बैनर को देखकर समझ गया कि ये इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ न कुछ तो सोच रहा था। मगर वो उसे इस टूर्नामेंट की एक सैड रियलिटी बताता है कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ मौत ही है, कोई फ्यूचर नहीं। एक प्राइस पूल के लिए लोग एक दूसरे को जानवरों की तरह मारते हैं, वो भी उन बास्टर्ड सिल्वर लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ पर जाने का कभी सोचना भी मत। इन्फॉर्मेशन के लिए वो दोबारा पूछा कि क्या उसे उसकी बात समझ में आ रही है या नहीं, जिस पर वो अपने दोस्त के साथ एग्रीड हो जाता है। एंड इसके अलावा भी वो उससे कुछ पूछता है कि क्या वो चीजें तैयार है या नहीं, जिस पर उसका दोस्त अपने पहने हुए क्लॉक को साइड करा और उसे आज की मील दिखाता है कि इससे उन दोनों का पेट भर जाएगा। मगर मील को देखने के साथ साथ उसके हाथ की ओर भी वो देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, जैसे कि वो उसकी गलती से हुआ हो। और वो कहने लगा, आचुन के हाथ को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे लगता है कि मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा ताकि मैं मजीद आचुन को इस कंडीशन में ना देखूं और वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जिए। एंड देन आचुन जल्दी से वो क्लॉक ओढ़ लेता है ताकि उनके खाने पर किसी की नजर ना पड़े, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। और अब घर जाने का टाइम है तो वो अपने दोस्त को घसीटता हुआ लेकर जाता है ताकि वो घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और जैसे ही सीन कट हुआ तो हम देखते हैं दो लोगों को जो कि आपस में झगड़ रहे थे, वो भी उसी मील बॉक्स के लिए जिसमें से एक का वो होता है और दूसरा उससे छीन रहा था। मगर जो छीन रहा था तो वो जवान था और जिसका वो बॉक्स है तो वो एक बूढ़ा आदमी था। वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और उसका बॉक्स उन बंदों ने उनसे छीन लिया, जिस पर वो गिड़गिड़ाते हुए बोला कि उसे खाने के लिए कुछ न कुछ तो दे दो। जिस पर वो बंदा बोला कि तुम्हारे तो दांत भी नहीं है तो तुम इसको कैसे खाओगे, खुद को तकलीफ देना बंद करो और जल्दी से जल्दी मर जाओ। और अगर तुम्हें अपना बॉक्स इतना ही प्यारा है तो इसके बदले तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हारा बॉक्स तुम्हें लौटा सकता हूँ, तो तब तक के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इस कमोशन को देखकर आचुन का दोस्त बोला कि फ्यूचर में इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं, चलो किसी और रास्ते से जाते हैं। मगर जाने से पहले आचुन कुछ करना चाह रहा था, जिस पर उसका दोस्त समझ गया कि यहाँ पर आचुन क्या करना चाहता है। उसके साथ जो अपना मील बॉक्स होता है तो वो उस बूढ़े आदमी की ओर फेंक देता है और साथ में घर जाने की भी सलाह देता है। इस पर वो बूढ़ा आदमी टाइम को वेस्ट नहीं करता और बॉक्स को उठाकर भागने लगा। और इसी सैड रियलिटी को ऑथर हमें बताता है कि इस जगह का नाम एक्साइल्ड है, जहाँ पर लोग खाने के लिए एक दूसरे को मार भी देते हैं और यहाँ तक एक दूसरे को खा भी लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं बिल्कुल आचुन और उसके दोस्त की तरह जिनमें अभी भी इंसानियत है, इसलिए वो अपना खाना कभी न कभी शेयर करते रहते हैं। मगर जब सीन दोबारा उस बूढ़े आदमी पर पड़ा वो तेजी से अपने घर की ओर भाग ही रहा था। वो एक एली से शॉर्टकट लेने लगा, लेकिन जो ही वो एंटर करता है तो सामने कुछ लोग उसका यही खाना छीनने के लिए रेडी होते हैं। और वो झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि इन सारे कमोशन को वो लोग दूर से छिपकर देख रहे थे। वो धमकी देते हैं कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो खाना उनके हवाले कर दे। और यही ऑथर हमें बताना चाहता है कि कुछ लोगों से मतलब सिर्फ कुछ लोग, वरना इंसानियत, रहम और भरोसा इस श्रापित एक्साइल जगह पर काम नहीं करती, जहाँ पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। इसी बीच सीन कट होकर दोबारा आचुन और उसके दोस्त पर गया, इस पर उसका दोस्त जिसका नाम शैन्यू होता है तो वो आचुन से बोला कि उसने अपना शेयर क्यों दिया, जिस पर आचुन क्लियर करता है कि अपना नहीं बल्कि दोनों का दिया है। याद है ना, जो मेरा है वो तुम्हारा और जो तुम्हारा है वो मेरा, हम साथ मिलकर रहते हैं तो हमें ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। शैन्यू पूरी तरह से आचुन के बात के साथ एग्रीड होता है, मगर थोड़ा सा उसे टीस करने के लिए बोला कि आचुन तो स्टार्विंग हीरो बना, जिस पर आचुन उसे बहुत ज्यादा क्रिंज करता है, उसे ऊ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ऊ गर्ल की तरह बिग ब्रदर शैन्यू बुलाता है, जिस पर शैन्यू आचुन को रुकने का बोला क्योंकि ये बेवकूफी उससे देखी नहीं जाती। और जब वो दोनों घर में इंटर करते हैं तो शैन्यू आचुन से जूरी सिटी जाने के लिए कुछ डिस्कस करना चाहता है, जिस पर पहले ही उसने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और शैन्यू के हिसाब से जब आचुन का हाथ ठीक हो जाएगा तो वो एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो एक आराम से भरी और पुरसकून लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जी सकता है, जो कि यहाँ पर एक्साइल एरिया में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मगर शैन्यू देखता है कि आचुन तो सो चुका था। वो हर बारी इम्प्रेस होता है कि आचुन कितनी जल्दी सो जाता है। और जब आचुन करीब आया उसका कंबल ठीक करने के लिए तो शैन्यू की नजर आचुन के रोबोटिक हाथ पर पड़ती है। इसके बारे में अब हम स्टोरी में जानेंगे, वो भी थोड़ा सा पास्ट में जाकर कि आखिर इस हाथ को शैन्यू बार बार क्यों देख रहा है। तो हम देखते हैं कि शैन्यू और आचुन बहुत छोटे थे। आचुन शैन्यू से उसके साथ जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, मगर शैन्यू बड़े होने के नाते उससे बोला
बोला कि भीड़ में उसको चोट लग सकती है, सिर्फ वही है जिसकी रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, वो भीड़ में से जाकर बाहर वापस आ भी सकता है, वो यहाँ पर उसका इंतजार करे। आचुन कुछ नहीं बोलता और शेन्यू की बात मान लेता है। यूं ही शेन्यू वहाँ से गया तो अब आचुन अकेला हो जाता है। तो तभी एक हाथ आता है और आचुन को उसके सिर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। और जब शेन्यू वापस आया तो आचुन वहाँ पर नहीं था, मगर एली से आचुन के चिल्लाने की आवाज आई। और जब शेन्यू अंदर इंस्पेक्ट करने के लिए गया तो हाथ में पकड़ा हुआ खाना उससे गिर गया, क्योंकि सामने मंजर को देखकर कोई भी डर जाए, क्योंकि आचुन को जिसने पकड़ा था तो वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक भूखा इंसान था, जो कि आचुन के हाथ को काटकर बड़े ही मजे से खा रहा था। और शेन्यू को वहाँ पर देखकर वो आचुन का हाथ उसे देने लगता है। क्या तुम इसे खाना चाहोगे? क्या तुम्हें भी मेरी तरह भूख लगी है? जो ये अल्फाज उसके मुंह से निकले तो शेन्यू बड़े ही जोर से चिल्लाया और इस इंसिडेंट से आचुन ने अपना एक हाथ खो दिया था। और शेन्यू खुद को इसका कसूरवार मानता है। अगर उसने आचुन को वहाँ पर अकेला ना छोड़ा होता तो शायद आचुन की लाइफ इतनी मिजरेबल होने से अच्छी ही थी। और इस गिल्ड से निकलने के लिए वो उस लिविंग अनडेड टूर्नामेंट में जाने का सोच लेता है, जिसके बैनर को शेन्यू कुछ टाइम पहले चेकआउट कर रहा था। मगर वो सोते हुए आचुन से ये वादा करता है कि सूरज निकलने से पहले वो आचुन के पास ही होगा और वो भी सही सलामत। इस बात का वो ध्यान रखेगा। मगर तभी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि एक टूर्नामेंट का सीन होता है, जहाँ पर कोई बंदा शेन्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो भी उसको जान से मारने के लिए। मगर हमारा शेन्यू बहुत ज्यादा जख्मी है, मगर इस स्टेट में होने के बावजूद भी वो बोला कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, लेकिन जो 3 मिलियन का ये प्राइस पूल है तो ये मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगा, ताकि मैं आचुन से किया हुआ वादा पूरा करूं। तो कमीने आओ मुझ पर हमला करो। मगर इससे पहले हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो ऑथर से मालूम होता है कि ये एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है जो कि रिंग्स की मदद से डोमिनेटेड है। रिंग्स के बारे में जानने से पहले ऑथर बोला कि 3 जगहों में ये दुनिया बटी हुई है। सबसे पहला द हेवनली सिटी, दूसरा जूरी डिस्ट्रिक्ट और तीसरा पैनल कॉलोनी। और अब रिंग्स के बारे में जानने की बारी। तो रिंग्स बेस्ड करते हैं कि एक इंसान के अंदर कितनी पोटेंशियल है, जितनी पोटेंशियल होगी तो उतनी हायर रिंग, और वो उन्हें रिप्रेजेंट करती है। इसी रिंग्स की वजह से लोगों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो भी 5 अलग अलग पावर के साथ, जिसमें एक आइस होता है, दूसरा लाइटनिंग, तीसरा वाटर, चौथा विंड, पांचवा फायर और छठा मेटल या फिर अर्थ। और रिंग्स भी 4 कैटेगरीज की होती है, जिनमें से पहला गोल्ड जो कि स्पेशल टाइप के होते हैं, दूसरा सिल्वर जो कि हाई लेवल, तीसरा कॉपर जो कि कॉमन होते हैं, चौथा ग्रे होता है जो कि लो लेवल, और आखिर में जिसको ये लोग खुद में शामिल ही नहीं करते और इनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनको द वर्स्ट जनरेशन भी बुलाया जाता है, तो वो होते हैं ब्लैक। उनको इविल समझा जाता है। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट शेन्यू, या बिल्कुल सही समझा, शेन्यू ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो वो भी एक ब्लैक रिंग को पहनता है। एंड देन सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर शेन्यू टूर्नामेंट के लिए खुद को रजिस्टर करवाने के लिए आया था। लाइन में खड़ा होकर जब उसके आखिर में बारी आई तो उसको रजिस्टर करते वक्त एक एरर आता है, जिस पर वो उन लोगों से बोला ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हर बारी होता है और ये काफी सालों से इसी तरह चलता आ रहा है। हर बारी ये एरर ही दिखाता है। ये सिर्फ आप लोगों के मशीन में मसला नहीं, जिस पर उन दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन जस्ट इतना वो उसे बता देते हैं, बच्चे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन पैनल कॉलोनी में ये मैटर तो नहीं करता, लेकिन अगर तुम पैनल कॉलोनी को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो तो इस मसले को तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा। और फिर उसका साथी दोबारा बोला कि इसको दोबारा स्कैन करते हैं। और जब वो दोनों शेन्यू को दोबारा स्कैन करने लगे तो पीछे एक बंदा बड़े ही गुस्से में शेन्यू को बोला कि अगर तुम खुद को रजिस्टर नहीं करवा सकते तो पीछे भी लोग खड़े हैं, सामने से हटो और टाइम वेस्ट करना बंद करो। मगर शेन्यू उसको कुछ जवाब नहीं देता और वही बंदा पीछे से शेन्यू को एक जोर की टपली देता है, जिस पर शेन्यू उसे कुछ बोलता भी नहीं, जस्ट उसकी आंखों में घूरता है, वो भी काफी सीरियस फेस बनाकर। वो बंदा बोला कि वो इतने गुस्से से क्यों देख रहा है, अगर वो कुछ कर सकता है तो आके वो उसे आजमा ले। मगर उसको इग्नोर करके वो सामने दोनों लोगों से फिर से बोला कि उसे स्कैन करिए, क्योंकि वो इस कंपटीशन को किसी हालत में भी ज्वाइन करना चाहता है। जो उसकी बात खत्म हुई तो पीछे वही बंदा गुस्से में शेन्यू को लात देना चाहता है, क्योंकि उसने कैसे इसे इग्नोर करा। मगर शेन्यू ये पहले से एक्सपेक्ट कर चुका था और वो उसकी लात को डॉज करता है, इससे वो सीधे एक स्प्लिट में चला जाता है और नीचे उसके अंडों का ऑमलेट बन जाता है। इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता और रजिस्ट्रेशन वाले दोनों बंदों को लगा कि शेन्यू इस टूर्नामेंट के काबिल है। मगर जिसके अंडों का ऑमलेट बन चुका था तो उससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो अब चाकू निकालने लगा, वो भी अटैक करने के इंटेंशन में। मगर तब तक वो उठ पाता तो शेन्यू की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी और वो बस चढ़ जाता है। वो बंदा उन लोगों के दखल से बहुत ही गुस्से में आया, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले बोले कि इतनी देर नहीं हुई है, अरीना में तुम इससे अपना बदला ले सकते हो, जो कि वो बड़े ही डरावने चेहरे के साथ
बात बोलता है, जिस पर वही बंदा अपने मन ही मन बोला, ये लोग कॉपर वाले हैं इसलिए इनका कुछ कर नहीं सकता। और साइड खड़े कुछ लोग जिनको शेन्यू की रजिस्टर होने पर काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि सेम वो यहाँ पर खुद को रजिस्टर करने के लिए आए थे लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया गया और उन्हें लगता है कि वो जिस एंगल से भी देखे तो शेन्यू से वो बहुत ज्यादा बेटर है, मगर उसको क्यों सेलेक्ट किया गया है। इसी बात से उनको बहुत गुस्सा आता है। तभी बीच वाला जो कि सिगरेट फूंक रहा था तो वो उन दोनों से काफी रूडली तरीके से बोला कि तुम जैसे बहुत बेवकूफ लोग हैं जिन्हें आज तक इस बात की समझ में नहीं आई कि जो कमजोर दिखता है तो उसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी भी लंके लगा दे, लेकिन मैं तुम लोगों को दोष नहीं दूंगा क्योंकि तुम जैसे बहुत सारे इस एग्जाइल एरिया में बेवकूफी से भरे हुए ब्लैक रिंग्स वाले हैं। तो या इसको ऐसा समझो कि तुम्हें और वक्त दिया गया है, वो भी जिंदा रहने के लिए। इन दोनों बातों से वो बहुत ही भड़क उठे और उंगली उठाने लगे कि इस तरह बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो भी तो उनकी तरह एक एग्जाइल एरिया में है और उसने भी ब्लैक रिंग पहने हुए, तो वो खुद को अलग क्यों समझ रहा है। जिस पर उन दोनों में से एक बोला कि इसको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। तो वो सिगरेट फूंकने वाला बोला, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा टूर्नामेंट्स जीते नहीं इसलिए तुम लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। जब उसने अपने बालों को सेट किया तो पता चलता है कि उस बंदे का नाम शिन होता है जो कि 40 साल का है। साथ में वो इस लिविंग डेड टूर्नामेंट को 8 बार जीत चुका है, वो भी लगातार। तो लोग इसे रिकॉर्ड होल्डर से भी जानते हैं। आइडेंटिटी जानने के बाद दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता और शिन बस पर चढ़ने के लिए चला जाता है। बस पर चढ़ने के बाद शिन बोला, हाँ लगता है दोबारा मासूम लोग मरने वाले हैं। कब इन बेवकूफों को अक्ल आएगी कि इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। इन लोगों को लगता है कि जिस तरह ये बस में गए हैं तो उस तरह वापस आएंगे, मगर ये इनकी गलतफहमी है क्योंकि ये बस एक बारी गया तो सिर्फ एक ही लौट कर वापस आएगा। इसी बीच हम एक सस्पिशियस सीन देखते हैं जहाँ पर जूरिस डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम वेयर हाउस पर सीन जाता है, जहाँ पर कोई बंदा कंप्यूटर पर किसी की इन्फो कलेक्ट कर रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा शेन्यू था। और उसकी आंखों की ओर देखकर वो बोला कि ये द गॉड ऑफ चाइल्ड है जिसके आने का बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे। कोई शक नहीं क्योंकि इसकी आंखें भी उस औरत के साथ मिलती जुलती है। सीन दोबारा शेन्यू पर आया जो कि सोच रहा था कि ये टूर्नामेंट जल्द से जल्द खत्म होने का कोई चांस है भी या नहीं, क्योंकि अगर मैं टाइम पर नहीं जा पाया तो आचुन उसकी खूब कुटाई करेगा, जो कि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। एंड देन तभी वो रिफ्लेक्शन में देखता है कि वही बंदा चाकू लेकर आगे बढ़ रहा है अटैक करने के लिए। तो शेन्यू ने अपना सीट नीचे करा अटैक को अवॉइड करने के लिए और साथ में काउंटर देने के लिए भी, जिससे उसके हाथ से वो नाइफ ऊपर बस की छत पे अटक गया और शेन्यू अपनी सीट से भी उतर जाता है ताकि इस मामले को पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर पाए। वो बंदा भी एक्साइटेड हुआ क्योंकि ये उसके लिए बोरिंग हो जाता अगर शेन्यू इस तरह एक्शन में ना आता। वो कॉन्फ्रेंस से पहले ही शेन्यू को टिकाने लगाना चाहता है और अब जबकि विदाउट अ डाउट ये बंदा उसके साथ लड़ना चाहता है तो शेन्यू को जस्ट अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी थी। और ऊपर से अगर वो इसके साथ लड़ेगा तो उसके अटैक को ऑब्जर्व करने वाले पीछे बहुत लोग हैं जो कि इस टूर्नामेंट के कंपेटिटर हैं। वो शेन्यू के अटैक्स को देखकर पूरी तरह से एनालाइज कर देंगे और इस पूरे टूर्नामेंट में शेन्यू जस्ट एक कांटे की तरह होगा जिसको वो लात देकर रास्ते से हटा सकते हैं। तो शेन्यू ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। शेन्यू इसके बारे में सोच ही रहा था कि पीछे से शिन आकर एक जोरदार घूसा उस बंदे के मुंह पर लैंड करता है और लैंड करने के साथ साथ वो उसे अपनी पीठ पर भी उठा लेता है। मतलब कि एक घूसा खाते ही वो अनकॉन्शियस हो गया। बस ड्राइवर भी शिन को थैंक यू बोलता है और साथ में उसको एक जिम्मेदार भी सौंप देता है। डेस्टिनेशन पहुंचने तक वो इस बस में पीस मेंटेन रखे, जिसके रिस्पॉन्स में शिन बोला कि ये अब उठने वाला नहीं है। शेन्यू ये देखकर कि सिर्फ एक मुक्के से ही उस बंदे का काम तमाम हो गया तो वो इस बंदे के साथ टूर्नामेंट में कैसे लड़ेगा, तो इसी बात की वो टेंशन लेने लगता है। मगर शेन्यू की मदद करने के लिए वो उन्हें थैंक यू भी बोलता है, जिस पर शिन बोला कि तुम अपने ओपोनेंट को थैंक यू बोल रहे हो, हाउ नाइव। लेकिन मैं फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम आज जीतोगे नहीं तो तुम्हारा सामना मुझसे नहीं होगा। बातों के दरमियान में शेन्यू उस पीछे लगे हुए नाइफ के बारे में बताता है कि वो गिर रहा है और सीधा उसके सर पर लगेगा, मगर उसके बोलने से पहले ही वो चाकू शिन के सर पर गिरा और उसका पूरा स्वैग ही वो खत्म कर देता है, यानी कि माइनस ओरा। और जो ही बस पैनल कॉलोनी को छोड़ के बाहर चली गई, वो भी जूरी डिस्ट्रिक्ट में, तो एक तेज लाइट के बाद शेन्यू एक जगमगाती हुई सिटी को देखता है, जो कि देखकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ और वो बोलने लगा, तो अब मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर हाई यानी कि सिल्वर रिंग वाले रहते हैं और उनको एड देने के लिए बाकी के दो भी। और टूर्नामेंट की जगह पर एंटर करने से पहले वो एक बड़ी सी स्टैचू को भी देखता है जिसके आर्किटेक्चर से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ। और ठीक पीछे हम देखते हैं कि शिन उस बंदे की बूंद पर अब तक चमाटे मार रहा था, उसको उसकी अकल सही जगह पर लाने के लिए। और हालवे में शेन्यू यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी सामने से कुछ लोग डेड बॉडीज को लेकर आते हैं जो कि इस टूर्नामेंट में मारे गए थे। उन्हें देखकर शेन्यू समझ गया कि ये डेड बॉडीज उन लोगों की हैं जो कि यहाँ पर टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे लेकिन हार गए। वो लोग बड़ी ही बेरहमी से उन डेड बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक ही जगह पर ले जा रहे थे। यहाँ पर जैसे ही वो शटर को खोलते हैं
तो उन सारे के सारी डेड बॉडीज को बिल्कुल एक कचरे की तरह नीचे काले अंधेरों में फेंक देते हैं, जो कि देख शेन्यू समझ गया कि अगर यहाँ पर वो इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आया है तो उसे किसी हालत में भी जीतना होगा। अगर वो जीतेगा नहीं तो उसका भी सेम हाल यही होना है। अब उसे पहले में तो कोई भी फिक्र नहीं हो रही थी, लेकिन ये मंजर देखने के बाद थोड़ा बहुत उसे डर लगने लगा है। लेकिन अब इसका कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि वो यहाँ से भागकर नहीं निकल सकता। मगर उस जगह से हटकर हमारा सीन हेवनली सिटी के एक जगह पर जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर एक बड़े से गेट को लाइटनिंग एलिमेंटल पावर की मदद से कोई खोलकर अंदर आता है और उसकी सेक्रेटरी कि शायद से होगी वो उस लाइटनिंग पावर के ओनर को बोली जिस दिन का इंतजार था तो वो आ चुका है, और जो प्रोफेसी का हम इंतजार कर रहे थे तो वो शुरू हो गई है। अब आपको अपनी जर्नी पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन का आप वेट ही तो कर रहे थे। इसी बीच सीन शिफ्ट होकर प्रिपरेशन रूम पर गया, जहाँ पर सारे लोग अपने वेपन के साथ वेट कर रहे थे, वो भी टूर्नामेंट की फाइट को शुरू होने में। मगर वहाँ पर एक दिक्कत होती है, क्योंकि जैसा कि आपको पैनल में नजर आ रहा है कि हर एक पार्टिसिपेंट के साथ अपना अपना वेपन है, जैसे कि कोई नाइफ, नकल या फिर एक डैगर और क्लब एंड रॉड। तो हमारे शेन्यू के साथ कुछ भी नहीं होता, हर फाइटर के साथ अपना वेपन, लेकिन शेन्यू के साथ क्यों नहीं? तो शेन्यू से ये बात पता चलती है कि ये फाइट का रूल है कि 7 पार्टिसिपेंट, लेकिन प्रोवाइडेड वेपन सिर्फ 6 ही होने चाहिए, और वेपन की डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑडियंस के दिए हुए विनिंग रेटिंग से होगी। जिसकी जितनी ज्यादा रेटिंग तो उसको उतना ही तगड़ा वेपन दिया जाएगा, जिसमें से हमारा शेन्यू सबसे लास्ट पर है। मगर अभी भी वो पूरी डिसएडवांटेज में नहीं, क्योंकि लो विन रेट की वजह से उसके अटैक को कोई डोज भी नहीं करेगा, और इसी से ही वो सबको मजा चखाएगा। बातों के बीच में वहाँ पर शिन भी आ जाता है, जो कि शेन्यू को देखकर वहाँ से चला गया। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी कि टूर्नामेंट में अगर इन दोनों का कभी आमना सामना हुआ तो वो तो शुरू होते हुए ही हार जाएगा। अभी शेन्यू इस बात को लेकर ही सोच में था कि सामने उसके सबसे हाईएस्ट विनिंग रेटिंग वाला बंदा आ जाता है, जो कि बड़े ही अजीब से चेहरे के साथ शेन्यू से बोला, क्या तुम शिन को जानते हो? नंबर 4, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, वो तुम्हें देखकर ऐसे क्यों गया? क्या तुम दोनों की दोस्ती है क्या? और अगर नहीं तो फिर आखिर क्या बात हो सकती है? बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जिस पर साफ साफ शेन्यू उसे इनकार करता है कि नहीं, वो शिन को नहीं जानता, या वो देख के नहीं बता सकता कि एक रिकॉर्ड होल्डर बच्चे को क्यों ही जानेगा। मगर उस बंदे के हिसाब से कि शिन उन्हीं लोगों की फिक्र करता है जो कि टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग हो, तो इसलिए वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट शेन्यू से बोला कि क्या वो अपनी पावर को छिपा रहा है, जिस पर वो साफ साफ इनकार करता है कि उसके पास वेपन तक नहीं है। वो इसी बात कैसे बोल सकता है? मगर उस बंदे की एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई उसे झूठ बोलता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, और पहला टारगेट वही होता है। वो शेन्यू को धमकी देता हुआ, वो भी उस पर गन पॉइंट करके, अगर तुमने झूठ बोला हो तो याद रखना कि मेरे साथ वेपन कौन सा है। देखते ही और समझते ही अगर मैंने तुम्हारे छितड़े ना उड़ा दिए तो फिर तुम मेरा नाम बदल दो। अब चलो इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी तरफ से बच्चे तुम्हारे लिए गुड लक, जिंदा बचकर ही बाहर निकलना, वरना तुम्हें मुर्दों की हालत तो पता ही होगी। और अब स्टेज पर चढ़ने की बारी होती है, लेकिन उससे पहले वो उन सारे पार्टिसिपेंट को रोककर एक सरप्राइज देते हैं, वो भी एक मिनी बॉम्ब से, जिनको उन्हें अपने कॉलर के साथ अटैच करना है, वो भी टूर्नामेंट के इंश्योरेंस के लिए। जिस पर पीछे कुछ लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि पहले से ही ये टूर्नामेंट इतना ज्यादा डेडली है, और अगर कोई डर के मारे मर्सी दिखाएगा तो उसको भी बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। तो और टाइम को वेस्ट ना करता हुआ शेन्यू वो बॉम्ब लेता है और कॉलर के साथ उसे अटैच करके बोलता है, तो क्या अब अंदर जा सकता हूँ? तो उसे इजाजत दे दी जाती है, और स्टेज पर जैसे ही वो पाँव रखता है तो क्राउड की चीयरिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और ड्रोन की मदद से ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, और साथ में कमेंट्री वाला बोलता है, अब सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है इस टूर्नामेंट में, जिसके इनाम में आपको 3 मिलियन वॉन दिए जाएंगे। और हाउ कैन वी फॉरगेट द रूल कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बंदा वापस 3 मिलियन वॉन के साथ जाएगा, और बाकी के सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। एक्साइटमेंट बाकी प्रिपरेशन में बढ़ने लगी, और यहाँ तक वो बेट लगाने भी शुरू कर दिए कि कौन सबसे पहले मरेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके साथ वेपन नहीं है और वो सबसे छोटा है, तो उस पर टोटल 10,000 वॉन का बेट लगता है कि पहले यही इस फाइट के स्टार्टिंग में ही मारा जाएगा। मगर जो ही फाइट स्टार्ट हुई तो उनके चेहरे में चेंजेस होने में ज्यादा देर नहीं लगती, और पीछे शिन जो कि सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था, उसको ये पहले से ही पता था कि ये बच्चे को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और जब फाइट पर सीन गया तो पता
पता चलता है शेन्यू पर किसी ने अटैक कर दिया था, वो भी सीधा उसे मौत के घाट उतारने के लिए। मगर उसके अटैक को इतना स्मूथली डॉज करके वो अटैकर को बहुत ही ज्यादा शॉक में कर देता है। उसको समझ में नहीं आ रही थी कि एक बच्चा उसके अटैक को कैसे डॉज कर पाया, और गुस्से में आकर वो 3-4 और अटैक्स करता है, लेकिन उनको भी शेन्यू बड़े ही आराम से डॉज कर पाया। और वो उस अटैकर को बोला, तुम तो बहुत स्लो हो, ये वेपन तो मेरे साथ होना चाहिए था। अब गुस्से में आकर वो अटैकर बिना सोचे समझे स्विंग करता है, जिसको शेन्यू नीचे होकर डॉज करा और साथ में उसके मुंह पर एक पंच लैंड करता है, वो भी काफी दमदार। और जो लोग स्क्रीन के जरिए इस फाइट को देख रहे थे तो शेन्यू के रिफ्लेक्सेस उन्हें नॉर्मल नहीं दिखते। वो एज के हिसाब से बड़े ही एडवांस तरीके में डॉज कर रहा था, मगर एज एक्सपेक्टेडली कि वो छोटा है तो उसका अटैक उस बंदे पर काम नहीं करता और उल्टा उसका हाथ ही जख्मी हो जाता है, जिस पर वो अटैकर उसका बड़ा ही मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि अगर उसे सिर्फ डॉज करना ही आता है और उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि अगर वो उसके अटैक को डॉज भी कर पाए, क्योंकि आखिर में उसे मरना ही है और वो भी उसके हाथों ही। और उसे और गुस्सा दिलाने के लिए शेन्यू बोला, हाँ वो इसलिए क्योंकि आप सांड की तरह बड़े हो, क्या ही मेरा अटैक काम करेगा। प्लान सक्सेसफुल हुआ, अब वो उसको मारने चला, मगर तभी पीछे से वही बंदा वापस आ जाता है जो कि कब से शेन्यू के पीछे लगा हुआ था। वो उस अटैकर जो कि शेन्यू पर अटैक करने वाला था उसके ठीक पीछे आकर उसका गला काट देता है, और उसे मारने के बाद वो शेन्यू से बोला, तुम मर नहीं सकते, तुम मेरे हो, मेरे शिकार। अभी तक मैंने अपना बदला लिया नहीं है, वो भी इस बात का कि बस में तुमने मेरा मजाक बना दिया, वो भी सब लोगों के सामने। तो इसका हर जाना कौन मरेगा, और अगर तुम मर जाते हो तो मैं अपना बदला किससे लूंगा, इसलिए तू तो बच्चे मेरे हाथों से ही मरने वाला है। अभी भी फाइट को खत्म होने में पूरे 10 मिनट थे और इसी में ही कोई अपनी लिमिट पर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए अरीना से बाहर जाने की इंसिस्ट करता है, क्योंकि उसे पैसे तक नहीं चाहिए, उसे जस्ट जिंदा रहना है, तो वो प्लीज उसे बाहर निकाले। मगर ये तो होने नहीं वाला, और अब हमें उन मिनी बॉम्ब्स के देने का रीजन भी पता चल जाता है कि अगर कोई विथड्रॉ करना चाहता है तो रिजल्ट में उसको उड़ा दिया जाएगा। अपने सामने किसी का सिर फटता हुआ देखकर कंटेस्टेंट नंबर 1 बड़े ही जोर से चिल्लाया, और पीछे सबसे हाई विन रेटिंग वाला बंदा जो कि एक लाश पर बैठा हुआ था वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो बंदा जो मरा उसको वो मारने का प्लान बना रहा था ताकि वो लोगों के नजरों में आ जाए। और अब जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपना गुस्सा उस मरी हुई लाश पर निकालता है, वो भी उसके चेहरे पर मुक्का देकर। और जब सीन शेन्यू पर आया तो वो अब तक उस बंदे के साथ लड़ रहा था, मगर वो अटैक करने से ज्यादा डोजिंग पर फोकस था, क्योंकि उसे फाइट करते करते ये रियलाइज हुआ है कि बस में इस बंदे ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं थी और ये वीक होने का नाटक कर रहा था। और यहाँ पर वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि उसका अटैक किसी पर काम नहीं करेगा तो रिफ्लेक्सेस ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाली और वो उस पर निर्भर नहीं रह सकता। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर बोला, आचुन अगर तुम यहाँ पर होते तो तुम क्या करते? मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। और तभी कहानी पीछे चली जाती है, जहाँ पर शेन्यू बताता है कि आचुन और वो एग्जाइल एरिया में सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, इसलिए वो हर रोज फाइटिंग की प्रैक्टिस करते थे। और फाइटिंग की प्रैक्टिस में हमें आचुन ये भी बताता है कि शेन्यू डिफेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, लेकिन ऑफेंस यानी कि अटैक में ऐसा लगता है कि किसी ने इसे श्राप दिया हो। मगर वो रुकने वाले नहीं थे, इसलिए वो अब डिफेंस के अलावा अब ऑफेंस पर आज के बाद ज्यादा फोकस करेंगे और वो प्रैक्टिस को अभी से ही शुरू करना चाहता है। मगर शेन्यू बहुत ज्यादा थका हुआ था, बट ये मैटर नहीं करता क्योंकि आचुन ने ठान लिया है कि वो ट्रेनिंग अभी से ही शुरू करेंगे। तो और मजीद ट्रेनिंग करने के बाद शेन्यू की सांसें फूल रही होती है। वो सॉरी भी बोलता है कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी वो ऑफेंस में अच्छा नहीं हो पा रहा, जिस पर आचुन बोला कि कहीं ये तुम्हारी उस ड्रीम में उस औरत की वजह से तो नहीं जिसने वो डिवाइन रिंग पहनी हुई है? मगर शेन्यू को लगता नहीं कि ये ऑफेंस का ना पड़ना उस औरत की वजह से और उस ड्रीम की वजह से हो सकता है, वो तो उसे जानता तक नहीं। मगर कंफर्टिंग वर्ड्स के साथ आचुन बोला, फ्यूचर में अगर कोई तुम पर अटैक करे तो बस डॉज ही करते जाना, और मुझे उम्मीद है तुम्हारा एनिमी तुम पर अटैक करते करते बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाएगा और खुद ब खुद बुढ़ापे में मर जाएगा। मगर जितना वो उसके सामने चिल होने की कोशिश करता तो उतना ही उसे फ्रस्ट्रेशन होती, क्योंकि आचुन एक हाथ से लड़ता है और वो खुद के साथ उसे घसीटना नहीं चाहता, वो भी पीछे रहकर। तो डिटर्मिनेशन टू बिकम पावरफुल, वो हर रात छुप के भी ट्रेनिंग करता, लेकिन कुछ फायदा ना होता। मगर फिर भी ना हार मानने का उसने ठान ही लिया था और वो हमेशा के लिए कमजोर नहीं रहना चाहता है। तो इसलिए जब सीन प्रेजेंट पर दोबारा वापस आया तो वो विदाउट हेजिटेशन उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़, और करीब पहुंचते ही वो बंदा पहले अटैक करा मगर उसको डॉज करके और उसके फ्लॉ का इस्तेमाल करके वो भी काउंटर दिया, मगर वो उसके पंच को अपने एक हाथ से रोककर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे एक हाथ से उठाकर ही दूर फेंक देता है और मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हो, हालांकि तुम्हें सैड रियलिटी पता नहीं कि तुम्हें सिर्फ डॉज करना ही आता है, सिर्फ एक चूहे की तरह। इस फाइट को तो मैं ही जीतूंगा। और जो स्पेक्टेटर मॉनिटर के थ्रू देख रहे थे
उनको भी शेन्यू में कुछ गड़बड़ी दिखती है, क्योंकि अभी तक वो अच्छा कर रहा था मगर वो दोबारा से बहुत कमजोर हो गया है। सिर्फ वो नहीं बल्कि शिन भी। और फाइट से थोड़ा सा हटकर हमारा सीन शेन्यू के घर पर जाता है, जहाँ पर एक सिल्वर रिंग वाला शेन्यू के घर पर दस्तक देता है। ये दोस्त है या दुश्मन इसका भी तो पता नहीं, लेकिन उसके खटखटाने की आवाज से आचुन उठ जाता है। और दरवाजे पर कौन है ये जैसे ही पूछा तो साथ में उसे ऐसा भी लग रहा था कि ये और कोई नहीं बल्कि शेन्यू ही है। मगर जब सीन दोबारा फाइट पर आया और नंबर 3 शेन्यू की फाइट को कब से इंस्पेक्ट कर रहा था, तो मौका देखते ही वो दोनों की ओर एक माइक्रो बॉम्ब फेंकता है, जो कि उसने किसी और डेड बॉडी से उठाया है। मगर किस्मत से शेन्यू उसे देख लेता है और उसे समझ में आ गया कि लॉन्ग रेंज का अटैक नंबर 3 ही कर सकता है और ये उसकी चाल है। तो धमाका होने से पहले वो उसे डॉज तो कर लेता है, मगर इसमें भी वो काफी जख्मी हो जाता है। और नंबर 3 ये देखकर कि वो स्पेसिफिकली उस लड़के को ही टारगेट कर रहा था, यानी कि शेन्यू को। मगर बाप रे, इसकी रिफ्लेक्सेस तो बहुत अच्छी है। आखिर ये है कौन? तो शेन्यू के बारे में सोचकर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और पीछे से वही दूसरा लड़का आकर उसके हाथ से वो गन दूर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़कर वो दोनों जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। मगर आखिर में नंबर 3 उस लड़के के ऊपर आ जाता है और चाकू भी उसके कंट्रोल में होता है। अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर शेन्यू का एनिमी अब शेन्यू से मदद मांगने लगा कि वो उस गन को उठाकर इसे मारता क्यों नहीं। अगर वो मदद नहीं करना चाहता तो वो जो पूल प्राइज है वो भी उसे देने के लिए तैयार है। मगर शेन्यू की नजरों से लगता नहीं कि वो इस घटिया आदमी की मदद करेगा और ऊपर से नंबर 3 उसका खात्मा कर देता है, वो भी उसे बेवकूफ बोलकर। और अब जबकि इसका खात्मा हो गया है तो 2 रहते हैं, नंबर 1 और नंबर 4। मगर सामने तो उसके नंबर 4 यानी कि शेन्यू है, तो वो उसको ही मौत के घाट उतारने का ठान लेता है। मगर तभी नंबर 1 आकर उस बंदूक को उठा के पहले तो उसके चेस्ट पर और बाद में उसके सिर पर 2 गोलियां धंसा देता है। वो कम्प्लीटली पागल हो गया था और अभी तक जो वो डर के मारे चिल्ला रहा था, तो अब उसमें कॉन्फिडेंट आ गया है, वो भी बंदूक उसके हाथों में होकर। और वो बोला कि वो 3 मिलियन का प्राइस तो मेरा ही होने वाला है। और अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि शेन्यू नंबर 4 और वो बंदा नंबर 1 जिसके हाथ में बंदूक है, तो उन दोनों में आखिर कौन जीतेगा। मगर उससे पहले हमें स्टेडियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेन्यू के इस मैच को लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर लगाया हुआ था और पूरा का पूरा शहर इस मैच के रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मगर तभी एक एलिमेंटल यूजर आ जाता है। ये वही है जिसको हमने कुछ पैनल्स पहले देखा था, लाइटनिंग का ओनर, जो कि स्टेडियम की ओर ही बढ़ रहा था और स्टेडियम के करीब आकर वो कुछ अजीब बात बोलकर कि अब असली खेल शुरू होगा, तो पूरे सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को वो तोड़ देता है ताकि इस मैच को मजीद आगे और कोई ना देख पाए। और मानना पड़ेगा यार इस मानवा को, चाइनीज भी लाइक कोरियन से कम नहीं होती अगर वो इसी तरह ही काम करे। मगर इन सारी चीजों को डिफ्यूज करने से पहले जब सीन दोबारा अरीना पर आया, तो वो नंबर 1 जो कि 3 मिलियन वॉन को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था, तो पीछे उसकी बात को टोक कर वो 3 मिलियन वॉन को उसे ले जाने नहीं देगा, वो भी इतनी आसानी से नहीं। और नंबर 1 समझ गया कि ये बच्चा लड़ना चाहता है तो वो उसकी विश को पूरा करेगा। वो कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उसके साथ बंदूक है और ड्रोन की मदद से कमेंट्री वाला नंबर 1 को बोलता है कि जल्दी से इसे फिनिश करो। और हमारा शेन्यू वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि वो लड़ सकता है, लेकिन इतना आगे आकर वो अपनी बॉडी की लिमिट की वजह से हारना नहीं चाहता। उसने 3 मिलियन को ले जाना है तो वो उसको ले जाकर ही रहेगा, लेकिन वो ये करे कैसे, क्योंकि ओपोनेंट के साथ बंदूक है। मगर तब तक देर हो चुकी थी और नंबर 1 ट्रिगर चला देता है। वो गोली शेन्यू की ओर ही बढ़ रही थी और शेन्यू ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और वो उसकी प्रेजेंस यानी कि उस बुलेट की प्रेजेंस को फील करने लगा और उसे उसकी गर्म हवा और उसकी रस्टी स्मेल को वो फील कर पा रहा है। और जब वो हद से कुछ ज्यादा करीब हुई तो सरप्राइजिंगली शेन्यू उसे डॉज कर लेता है और वो बोला, हाँ बेवकूफ, तुम्हारी गोली भी तुम्हारी तरह स्लो है। ये मंजर देखकर नंबर 1 की फट गई, क्योंकि एक बच्चा गोली को कैसे डॉज कर सकता है। वो अभी तक काफी सारा अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बुलेट्स को भी डॉज करना जानता है। इस तरह की स्किल सिर्फ पावर होल्डर्स के साथ ही होती है और बाकी के स्पेक्टेटर को लग रहा था कि शायद नंबर 1 को बंदूक चलानी भी नहीं आती, इसलिए वो अपने गन शॉट को मिस कर दिया। मगर असलियत तो सिर्फ नंबर 1 को ही पता है। इतना फोकस करने से शेन्यू का सर चकराने लगा और यही मौका देख नंबर 1 उस पर हल्ला बोल देता है, वो भी अपनी नाइफ के साथ, क्योंकि इतना वो टेरिफाइड हो गया था कि वो विदाउट किसी पैटर्न से उस पर अटैक कर देता है, जिसको शेन्यू डॉज करके एक अपरकट दे देता है। मगर इस फाइट को जीतना इतना जल्दी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हालांकि शेन्यू को पता है कि नंबर 1 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन वो फिर भी अपनी करंट स्ट्रेंथ की मदद से वो एक ही ब्लो के साथ उसे हरा नहीं सकता। मगर अगर वो कंसिस्टेंट रहे और अपने रिफ्लेक्सेस से उसके अटैक को डॉज करता जाए तो कुछ ही टाइम में वो हार जाएगा और शेन्यू इस राउंड को जीत जाएगा। उसके
हाथ को मरोड़कर वो नंबर 1 के हाथ से वो नाइफ छीन लेता है और अब नाइफ शेन्यू के हाथों में थी, मगर ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे जान से नहीं मारेगा, इसलिए जस्ट वो एक एक्यूरेट अटैक करके उसकी जान नहीं लेगा, लेकिन वो इस बैटल को जीतना चाहता है। तो जैसे ही उसका अटैक लैंड करने लगा तो वो अपने अटैक को बीच में पॉज कर लेता है और वो सीरियस टोन में बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये प्रेजेंस, ये ऑरा, ये हमारी तरफ ही बढ़ रही है। ये कौन है जो कि इतनी खतरनाक ऑरा के साथ यही इसी डायरेक्शन में ही आ रहा है? मगर ये टाइम सोचने का नहीं था, क्योंकि 4 सेकंड रह चुके थे। स्पेक्टेटिंग एरिया में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, क्योंकि अब जबकि इस बच्चे के साथ मौका है तो ये अटैक क्यों नहीं कर रहा। मगर अटैक ना लैंड करने का रीजन शिन को पता होता है और तभी वो ब्लैकआउट आ जाता है। टीवी बंद। उन लोगों को लगने लगा कि पावर प्लांट में कुछ मसला आ गया है, लेकिन शिन जानता है कि ये कोई नॉर्मल ब्लैकआउट नहीं, बल्कि ये सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर की वजह से है। और वो गुलाबी बालों वाला बच्चा टाइम पर इस बात को समझ लिया, उसमें जरूर कुछ अलग बात है। अरीना पर सीन चू ही गया तो जो मिनी बॉम्ब्स थे वो भी उस सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर की वजह से उतर जाते हैं और साइड में अपने घुटनों पर हमारा शेन्यू का ओपोनेंट खुद के लिए प्रे करता है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वो जिंदा बच गया। मगर जहाँ तक शेन्यू की बात है तो वो इस ब्लैकआउट को नॉर्मल नहीं समझ रहा और ना ही वो अपना गार्ड डाउन करेगा, क्योंकि जो उसने अभी कुछ देर पहले फील करा तो उसे लगता नहीं कि उसे चौकन्ना नहीं रहना चाहिए। करंट सिचुएशन समझाने के लिए वहाँ पर एक बंदा आया और नंबर 4 यानी कि शेन्यू और नंबर 1 को अपने साथ वो ले जाने के लिए आया है, क्योंकि जब तक पावर वापस आती नहीं तो मैच पॉज हो गया है। वो वेटिंग रूम में फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए रुक सकते हैं। वेटिंग रूम की ओर बढ़ते बढ़ते नंबर 1 यहाँ पर बहकी बातें करने लगा, जैसे कि फाइट के रिजल्ट का क्या हुआ, पैसे कब देंगे, उसकी जान लगभग चली गई थी, आगे क्या होगा, क्या हम प्राइज पूल को हाफ ऑफ नहीं ले सकते क्या? जिस पर वो वर्कर कुछ भी बताने से मना करता है और शेन्यू जिसको वो ही प्रेजेंट फील हुई और वो अपनी राइट की ओर जब देखा तो ये वही सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर है जो कि शेन्यू से बोला, अब ऐसे भी मत देखो, मैं इतना सुंदर भी नहीं, मगर हाँ इतना सुंदर सेवियर तुम्हें बचाने के लिए आया है, तुम उसे थैंक यू नहीं बोलोगे क्या? शेन्यू समझ नहीं पाया कि सेवियर से इसका क्या मतलब है और वो बेहोश हो गया, जो कि देख सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर बोला, थत तेरी की कितना वीक है। और अब सेवियर की वर्ड्स की भी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर शेन्यू को इस टूर्नामेंट से ले जाने के लिए आया है। वो कंधे पर उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा, वो भी क्राउड में, लेकिन वहाँ का वर्कर उसे पहचान जाता है कि ये एक कंटेस्टेंट को अपने साथ ले जा रहा है। वो पहले काइंडली तरीके में बोला कि इसे नीचे रख, मगर वो रुका नहीं और जो है उसने जबरदस्ती करनी चाहे तो एक जोर का मुक्का देकर वो उसे दीवार में धंसा देता है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। और जब सीन शिन पर गया तो वो किसी और देख रहा था। उसका पीछे दोस्त शिन से पूछने लगा कि वो इस तरह गौर से क्या सोच रहा है, जिस पर शिन बोला कि हवा बदल चुकी है, यानी कि वक्त जल्द ही चेंज होने वाला है। और वो अपने मन ही मन बोला, गुलाबी बालों वाले लड़के, मुझे लगता है कि तुम ही वही चाबी हो जो कि पूरे ब्रह्मांड को बदल देगा। उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों की मुलाकात जल्दी हो। और जब सीन बाहर आया तो एक लग्जरियस गाड़ी में वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन उसी के बाहर कुछ चोर जो कि उस गाड़ी को चोरी करना चाहते थे, लेकिन शेन्यू बहुत टाइम से सो रहा था और अब उस सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर को वेट करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो बिजली का झटका देखकर वो शेन्यू को उसकी नींद से उठा लेता है, जिसके बाद शेन्यू बोला, यहाँ पर बारबेक्यू की स्मेल आ रही है। मगर इतनी लग्जरियस गाड़ी में और उसी बंदे को अपने सामने देखकर वो बहुत शॉक में पड़ गया और उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर है। मगर वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए क्यों आया है, क्योंकि उसने तो देख लिया था कि एग्जाइल एरिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि उसकी मदद करेगा। न कि सिर्फ एग्जाइल एरिया बल्कि हर एक जगह से उसका भरोसा उठ चुका था। एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये उसकी मदद क्यों कर रहा है? वो ज्यादा पूछेगा नहीं, बस यहाँ से जाना चाहता है, क्योंकि वो सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर के साथ इन्वॉल्व तो जरा भी नहीं होना चाहता। वो जो ही बाहर जाने लगा तो वो पीछे सुपरनेचुरल एबिलिटी यूजर अपना नाम लियो चेन बताता है, जो कि सुनकर ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की फट गई, क्योंकि जिस फैमिली से वो रिलेटेड है तो वो 3rd नंबर पर आती है, वो भी टॉप रैंक में। और अगर वो इतनी हाई क्लास फैमिली से है तो इसका मतलब उसके गले में जो रिंग होगी तो वो गोल्डन होने वाली है। और बिल्कुल वैसा ही होता है। लियो चेन शेन्यू को बोला, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद तुम मेरी प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बाकी लोग भी आएंगे, मगर मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि चाइल्ड ऑफ डिविनिटी आप यहीं पर इस गाड़ी में ही रहे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग अब शुरू होती है, क्योंकि आपका ही सब लोग वेट कर रहे थे और आपकी एग्जिस्टेंस पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। तो अगर आप इस गाड़ी से उतरेंगे तो मतलब आप अपनी डेस्टिनी को अबैंडन करना चाहते हैं, जो कि आपके साथ काफी टाइम से लिखी हुई थी। तो अब मामला सीरियस हो गया है, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द ही आएगा। तो इस सीरीज को ढूंढने की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, वरना ऐसा कभी नहीं होता। तो बाय बाय।